जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर दिल से स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियां पर। कहानियों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आपके लिए नई बड़ी ही खूबसूरत सी एक भोली भाली लड़की नैना के दर्द, हिम्मत, कश्मकश और त्याग की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार, बलिदान, एक दूसरे की खुशी के लिए कुछ भी कर गुजरने के जज्बातों से भरे रिश्ते हैं। अगर आप कहानी सुनने में रुचि रखते हैं तो चैनल पर ऐसी ही और भी कई प्यारी प्यारी कहानियाँ उपलब्ध हैं जो बिल्कुल आप लोगों को पसंद आएंगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से सुन सकते हैं। आइए सुनते हैं गहरे जज्बातों, फर्ज और कश्मकश से भरी ये कहानी नैना एक चादर मैली सी। लास्ट एपिसोड में आपने सुना कि नैना को काफ़ी तेज़ बुखार आ जाता है। दवाइयों से सुधार होता न देख मौसी धीरज की मर्जी ना होने पर भी ज़बरदस्ती नैना को बाबा त्रिलोकीनाथ के सदन में ले जाती हैं। बाबा इलाज के बहाने नैना की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करता है, मगर धीरज ऐन वक्त पर आकर उसे बचा लेता है। नैना इस सबसे सदमे में आ जाती है। नील बहुत गुस्सा होता है और धीरज को बाबा को सबक सिखाने के लिए बोलता है। वे पुलिस कंप्लेंट करने जाते हैं, मगर भगवान दास और सरपंच पुलिस को पहले से ही खरीद चुके हैं। अपनी एफआईआर दर्ज न होते देख धीरज और नील जोनल बाबू की मदद लेते हैं। अब आगे इंस्पेक्टर वहां आने से पहले भगवान दास को खबर कर चुका था कि उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन हो गई है, तो अपना बचाव का जुगाड़ कर ले। जब तक लोग वहां पहुंचे, सदन के अंदर बाबा के समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी, जो मरने मारने पर उतारू थी। समर्थक बाबा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से नाराज थे, इसलिए पुलिस को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। वे बाबा के सदन और पुलिस के बीच दीवार बनकर खड़े थे। पुलिस उनसे टकराना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि वे काफ़ी उग्र थे, जिन पर समझाने का भी कोई असर नहीं हो रहा था। सख्ती वे करना नहीं चाह रहे थे, तो बहाने बनाने लगे कि यदि इन लोगों पर ज़्यादा सख्ती की गई तो भीड़ उग्र हो जाएगी, जिससे स्थिति बदतर हो सकती है। इंस्पेक्टर की ऐसी टाल बराई वाले रवैये को देखकर धीरज और जोनल दोनों हैरान थे। 2 दिन तक पुलिस ने सदन को घेर कर रखा और उनके समर्थकों ने पुलिस को अंदर घुसने ही नहीं दिया। पुलिस बेबसी से बाहर खड़ी थी। धीरज को इंस्पेक्टर पर पहले ही शक था, वह बाबा से मिला हुआ है। वह जोनल बाबू से इस बाबत बात करता है, तो उसने इंस्पेक्टर को चेतावनी दी कि यदि उसने अपना कार्य गंभीरता से नहीं किया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा, पर उस पर कोई असर नहीं था। जोनल को भी इंस्पेक्टर का ऐसा रवैया समझ नहीं आ रहा था। ऐसे तो ये हफ्ते दिन तक भी कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये लोग तो मानेंगे ही नहीं। आखिर हार कर उसने डीसी से इंस्पेक्टर की कंप्लेन कर दी। डीसी उसी समय अपने दल के बल के साथ वहां पहुंचा और इंस्पेक्टर को उसके रवैये के लिए डांटा और मौके पर ही सस्पेंड कर दिया गया और पुलिस को सदन के अंदर जाकर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। पर तभी अचानक कुछ अप्रत्याशित हुआ। बाबा भगवान दास और सरपंच के साथ बाहर निकले। वे स्वयं पुलिस स्टेशन जाने को तैयार हैं। यह सब क्या है, किसी को समझ न आया कि बाबा ने अचानक यू टर्न क्यों ले लिया। यह सब अप्रत्याशित था, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि बाबा ऐसा कुछ कर सकते हैं। उन्होंने सभी समर्थकों को शांत रहने को कहा और पुलिस स्टेशन आ गए। दरअसल सब बाबा की चाल थी। वह 2 दिन से अपने वकीलों से परामर्श कर रहे थे। फिलहाल बाबा पर कोई बड़ा संगीन आरोप नहीं था। जो मामला था उसमें जमानत होने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वे आसानी से साबित कर सकते थे कि नैना अन्य भक्तों की तरह खुद ही वहाँ आई थी, जैसे अन्य लोग आते हैं। अन्य को तो परेशानी नहीं होती। दरअसल वह तो इलाज करने का तरीका है, जिससे नैना घबरा गई। बाबा को जमानत भी मिल गई, पर कुछ चेतावनी के साथ आइंदा अगर कोई शिकायत दर्ज आई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाबा को जमानत मिलने से धीरज, नील और जोनल बाबू निराश थे, पर जब तक बाबा के खिलाफ कोई सॉलिड सबूत नहीं होगा उसको सजा नहीं दिलवाई जा सकती, ना उसके पाखंड का अंत हो सकता है। इसलिए जब तक केस चलेगा उसके खिलाफ सबूत जुटाने पड़ेंगे। और अब तो बाबा सावधान हो जाएगा, तो अब वह खुलेआम तो ऐसे काम नहीं करेगा, पर हाँ चोरी छिपे तो करता रहेगा। तो सबूत जुटाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके खिलाफ तगड़े सबूत की जरूरत पड़ेगी। धीरज ने यह काम नील और जोनल को सौंपा, क्योंकि वही गाँव में रहने वाले थे। उसे तो हमेशा शहर वापस जाना था। बाबा वाला मामला तो फिलहाल लंबा चलेगा, पर धीरज को भी 3-4 दिन हो गए थे घर पर रहते। अब उसकी भी छुट्टियां खत्म हो रही थी और कल उसे जाना था। घर का माहौल काफ़ी भारी था। पहले भी जाता था, पर इस बार अपनी नई नवेली पत्नी को छोड़कर जाना उसके लिए भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। दुख तो पहले भी होता था जाने का, परिवार से दूर अकेले रहना, पर वह बड़ा तो है ही, बहुत समझदार भी है, केयरिंग नेचर का है, तो उसे सबकी चिंता रहती थी। पर अब वह जा रहा था तो उसके पीछे नैना पता नहीं कैसे एडजस्ट करेगी। नैना से ज़्यादा टेंशन उसे ही हो रही थी। कुमुद और बाऊजी की तरफ से उसे इतनी चिंता नहीं है। प्रॉब्लम तो नील और उसका गुस्सा है। उसका कुछ पता नहीं, इसलिए सोने से पहले उसके कमरे में आ गया। नील बिना शर्ट के सिर्फ बनियान और लोअर में था। धीरज आया तो उठ बैठा। अरे भैया आप आइए, कैसी चल रही तेरी प्रैक्टिस। वह उसकी बाजू पर जोर से हाथ मारता है। फर्स्ट क्लास। दिल्ली कैंप है लगने वाला है, तेरा कब जाएगा। हफ्ते बाद चला जाऊंगा। इस बार गोल्ड मेडल चाहिए। जी भैया, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है मेरे भाई पर। और तेरी जॉब का क्या हुआ, तुझे रेलवे में जॉब मिल रही थी। हाँ, राज्य सरकार ने खेल कोटे से बढ़ाया तो है नाम, पर मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिलहाल इंटरनेशनल जीत गया तो बड़ी पोस्ट पर चला जाऊँगा।
ठीक है, जैसे तुझे अच्छा लगे। ये सब तो बाहर की बातें हो गई, अब तुझसे कुछ घर की बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो। मैं नैना के बारे में बात करना चाहता हूँ। देख नील, मानता हूँ नैना से तू सहज नहीं है। नैना भी रसोई और घर के काम में कच्ची है, पर परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं होती। पहले कोई स्त्री नहीं थी, अब आ गई है, तो तुझे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुछ दिन दिमाग ठंडा रखेगा तो सब चीज़ें आसान लगने लगेंगी, क्योंकि तुझे भी उसकी आदत हो जाएगी और नैना भी सब काम संभाल लेगी। मैं कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं, तुझे ये करना ही है। मैं चला जाऊँगा तो तुझे ही सब देखना है। उससे कोई गलती हो जाए तो नज़रअंदाज करना, पर प्लीज़ उसके साथ वैसा व्यवहार मत करना जैसे तू करता है, और डांटना तो बिल्कुल भी मत। जैसे पहले अपना काम खुद करता था, अब भी कर लेना। जी भैया, मैं कोशिश करूँगा। धीरज ने नील को काफ़ी देर समझाया। अब वह उठकर बाबूजी के पास आ गया। वे उसकी उलझन समझ रहे थे कि धीरज नैना की वजह से चिंतित है, तो उसे पूछा, बहू की वजह से चिंतित है? जी पापा। ऐसा क्यों नहीं करता कि बहू को साथ ही ले जा अपने साथ? हम जैसा पहले चला रहे थे अभी भी चला रहेंगे। उसकी परेशानी समझ बाबूजी बोले। जी नहीं पापा, वो बात नहीं है। मैं नैना की तरफ से चिंतित हूँ, पर यह भी नहीं भुला सकता कि इस घर को भी एक औरत की जरूरत है। इतने सालों से आप ही सब देख रहे हैं, अब तो आपको भी थोड़ा आराम मिलना चाहिए। कुमुद और नील भी कब तक चूल्हा संभालेंगे? नील भी तो अधिकतर बाहर ही रहता है। कुमुद का बोर्ड है, उसे पढ़ाई करनी है, तो अभी इस बारे में नहीं सोच रहा। बाकी आप तो हैं ही, आपके रहते मुझे किस बात की चिंता? तू सबके बारे में इतना सोचता है तो तुझे भी बहू की इतनी अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहू को कोई तकलीफ नहीं होगी, बस थोड़ा सा उस बैल बुद्धि का डर है, कब क्या बोलना है, क्या सोचता नहीं है। पर उसका भी बाहरी गुस्सा है, तालमेल नहीं बिठा पा रहा है, इसलिए करता है। तू भी तो उसके स्वभाव से अच्छे से परिचित है। नारियल जैसा है, बाहर से कठोर पर दिल से उतना ही नरम और मुलायम। अभी तू है इसलिए गुस्सा करता है, बाद में नहीं करेगा, और करेगा तो मैं रहा उसे समझाने। बाबूजी ने धीरज की चिंता समझ उसे आश्वस्त किया। काफ़ी देर धीरज बाबूजी के साथ बैठा रहा। उन्होंने उसे आश्वस्त किया कि उसके जाने के बाद नैना को कोई समस्या नहीं आएगी। तब वह भी कमरे में आ गया। उसे कमरे में आया देख नैना भी किचन से काम निपटा कर आ गई। देखा तो धीरज अपने कपड़े अलमारी से निकाल कर बाहर रख रहा था। नैना आई और पैकिंग में उसकी मदद करने लगी, तो धीरज उसे वैसा ना करने को कहता है। रहने दो नैना, मैं कर लूँगा। कोई ना जी, मैं कर लूँगी। तुम अभी तो किचन से थक कर आई हो, तुम बैठ जाओ। उसने बस गर्दन हिलाई। वो कुछ बोल ही नहीं रही थी, बस उसके कपड़े रखने में व्यस्त थी। पर असल में धीरज के जाने से वो बहुत दुखी है, जो बता नहीं पा रही। उसके इस तरह चुप हो जाने से धीरज समझ रहा था कि नैना उदास है। नैना, धीरज ने आवाज़ दी, पर वह नीचे ही देखती रही। नैना, मुझे देखो। उसने फिर दोहराया तो नैना ने उसकी तरफ देखा। आंखों से आंसू टपकने लगे। पगली, रोने क्यों लग जाती हो? वो उसको कंधे से पकड़ लेता है और जल्द ही उसके आंसू साफ करता है। हुआ क्या? उसने फिर पूछा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं मैं कैसे रहूंगी। वह सुबकती बोली और उससे लिपट गई। भावुक तो उसे देख धीरज भी है। वह उसे दोनों बाजुओं के बीच लेकर कसकर आलिंगन कर लेता है। रो मत नैना, और अभी थोड़ा जा रहा हूँ, सुबह जाऊँगा। अभी तो हमारे पास पूरी रात है। वह उसकी ठोड़ी को ऊपर करता है। रोना बिल्कुल भी नहीं है। पर उसके ऐसा कहते ही वो और ज़्यादा रोने लगती है, और वह उसे ऐसे ही खुद से चिपका लेता है जब तक वह चुप नहीं हुई। मैं तुम्हें रोज़ फ़ोन करूँगा, और तुम्हें जब भी मेरी याद आए मुझे कॉल कर देना। और इतना रोने वाली भी भला कोई बात है? मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। चलो अब जल्दी मुस्कुरा दो। ऐसी उदास रहती हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। धीरज ने उसे पहलाना चाहा, पर वह अभी भी उदास थी। तो दोनों उंगलियों को उसके पेट में रखकर गुदगुदी करता है तो वह खिलखिला दी। छोड़िए, क्या कर रहे हैं? वो उसको खुद से हटाकर दूर जाने लगी तो वह उसकी कमर पर दोनों हाथ कसकर पकड़ लेता है। आज तो छोड़ने को मत कहो। उसने उंगलियां पेट पर फिराई तो नैना की खिलखिलाहट प्यार भरी मुस्कान में बदल गई। वह मुंह उसके कानों के पीछे बालों में दबाकर धीरे से फुसफुसाया। आज की रात यादगार बनाते हैं ना, ताकि इन यादों को साथ में ले जा सकूं। उसकी आवाज़ में इतनी अपील थी कि अब तो उसका खुद को छुड़ाने का प्रयास बंद हो गया। धीरज के हाथ की उंगलियां पेट पर शरारत करने लगी। होठ कान के पीछे और गर्दन पर चूमने लगे तो नैना की भी आंखें मदहोशी में बंद होने लगी। तो वह उसकी कमर से पकड़े झटका से सीधा करता है और उसे किस करने लगता है। नैना के हाथ सोते उसकी गर्दन पर बंध गए। इसी अवस्था में उसे दोनों हाथों से उठा बेड पर ले आया। रात भर दोनों ने आसमान की सैर की। वैसे भी जुदाई से पहले की रात दोनों को कुछ ज़्यादा ही हसीन लग रही थी, पर रात जितनी अधिक हसीन थी, सुबह उतनी ही अधिक भारी थी। नैना ने खुद को धीरज की बाहों से मुक्त किया। वह चैन से सो रहा था। एक नज़र उस पर डाल वह उठ गई। आदतन शीशे के आगे खड़ी थी। नज़र गाल और गर्दन पर पड़े निशानों पर पड़ी। आश्चर्य से चीख निकल गई, धीरज जी! क्या हुआ नैना? उसके ऐसे पुकारने से वो उठकर बैठ गया। ये क्या किया जी आपने? वह हैरानी से शीशे में देखती बोली, पर वह तो मुस्कुरा रहा था। उठकर उसके पास आकर कमर को दोनों हाथों से पकड़कर उसके कंधे पर ठोड़ी टिका दी। निशान है मेरी तरफ से, कुछ दिन तक इन्हें देख तुम्हें मेरी याद आएगी। वह आंखों में शरारत लिए बोला, मैं भी तो तुम्हारी निशानी ले जा रहा हूँ। अपनी गर्दन के नीचे पड़े निशान दिखाता हुआ बोला। ये कैसे हुआ? नैना ने पूछा। तुम ही जानो।
वह मुस्कुराया तो नैना ने शर्म से हाथों से चेहरा ढक लिया। आखिर वो लम्हा भी आया जब भारी मन से धीरज ने शहर जाने के लिए कदम आगे बढ़ाए। कमरे से कदम बाहर निकालने से पहले नैना को आलिंगन कर लिया। उसे खुद से दूर करते मन बहुत भारी हो रहा था और जिम्मेदारी की मजबूरी इंसान की सबसे बड़ी मजबूरी होती है, जिसे निभाने वह अपने इस गांव से दूर शहर जा रहा था। गांव से शहर जब कमाने की मजबूरी ले आती है तो अपने घर ठहरना मेहमानों जैसा हो जाता है। जहाँ आए हैं तो जाना पड़ेगा। नैना को समझाकर बाबूजी को जिम्मेदारी सौंप धीरज जाने लगा तो नैना अपने आंसू छलक से नहीं रोक पाई। नील उसे छोड़ने स्टेशन तक आ रहा था। स्टेशन आते आते न जाने कितनी बार धीरज ने नील को समझाया। आखिर उसकी चिंता को समझ नील ने उसे आश्वस्त करना पड़ा। भैया, आप मेरी वजह से इतनी टेंशन मत लीजिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जितना हो सकेगा अपने गुस्से पर काबू रखूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा तालमेल बिठाने की, और ना कर पाए तो अकेडमी चला जाऊंगा। नहीं, ऐसा मत करना। तुझे गांव में ही रहकर पहलवान जी के अखाड़े में ही अपनी आगे की तैयारी करनी है। कोई भी अकेडमी तुझे वो कोचिंग नहीं दे सकती जो पहलवान जी दे सकते हैं। इसके साथ ही तुझे बाबा पर तो नज़र रखनी ही है। तू चला गया तो बाबा के खिलाफ सबूत कैसे जुटाएगा? और इसके साथ तुझे घर का भी तो ध्यान रखना है। जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा करूँगा, पर आप टेंशन ना लो। थैंक यू। वह नील को गले से लगा लेता है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई तो उससे विदा ली और ट्रेन में बैठ गया। एक तेज आवाज़ और गड़गड़ाहट के साथ ट्रेन आगे बढ़ी तो नील भी घर की ओर मुड़ गया। नैना भी सारा दिन उदास रही। धीरज की बिना घर जैसे काटने को दौड़ रहा था। हर 2-3 घंटे बाद धीरज को कॉल करके पूछती कि कहाँ पहुँच गए। सुबह से रात हो गई। नील स्टेशन से वापस आ गया। कुमुद स्कूल से और बाबूजी दुकान से, पर कोई चहल पहल नहीं थी। घर में उदासीनता का माहौल था। सब खाने के बाद अपने कमरों में चले गए तो नैना भी रसोई से फारिग हो कमरे में आ गई। जब से ब्याह हुआ पहली बार बिना धीरज के उस अकेले सोना पड़ रहा था। महज कुछ दिन में धीरज से ऐसा बंधन जुड़ गया कि आज महसूस हुआ कि वह दूसरे घर में है। धीरज भी शहर सकुचल पहुंच गया था। जाने के बाद काफ़ी देर धीरज उससे बात करता रहा, जब तक दोनों को नींद की वजह से फ़ोन हाथ से नहीं छूट गए। सुबह जल्दी नैना की नींद खुल गई। नहा धोकर किचन में आकर सबसे पहले नील की जो भी डाइट लेता है उसे बनाकर बाहर ही रख दिया ताकि उसे बोलने का मौका ना मिले। नील ने भी बिना कुछ बोले वह डाइट ली और चला गया। बाबूजी और कुमुद दोनों भी चले गए तो अब वह घर में अकेली थी। अब नील ही अखाड़े से 12 बजे तक आता है, वो भी दोस्तों के साथ बिजी ना हुआ तो। नैना ने काम निपटाया और चैन की सांस लेने बैठी रही थी कि आंगन के बाहर मुख्य द्वार पर दस्तक हुई। उसे लगा नील आज जल्दी आ गया है तो दरवाजा खोलने आई, पर वह हैरानी उसका इंतजार कर रही थी। एक लड़की खड़ी थी, ब्राउन कलर की कलमकारी प्रिंटेड अनारकली कुर्ती के नीचे लेगिंग, गले में चुन्नी डाले, उम्र यही 20-21 साल की सुंदर सी लड़की। नैना ने हैरानी से उसे देखा। आज से पहले उसने उस लड़की को कभी नहीं देखा था तो परिचय जानने उसका मुँह ताकने लगी। नमस्ते भाभी, मैं काया। सॉरी, मैंने पहचाना नहीं। नैना ने अनभिज्ञता जताई तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। पहचानोगी कैसे? हम पहली बार मिल रही हैं। मैं आपकी पड़ोसी हूँ, कल ही शहर से आई हूँ। मैं वहाँ से ग्रेजुएशन कर रही हूँ। एग्जाम थे तो धीरज भैया की शादी में शामिल नहीं हो पाई। शादी में यहाँ नहीं थी तो आते ही आपको देखने की इच्छा हो रही थी तो आ गई। आ जाओ, अंदर आ जाओ। नैना ने उसे अंदर ले आई और अब वह दोनों बातें करने लगी। नैना उसके लिए चाय बिस्किट ले आई। काया काफ़ी फ्रैंक चुलबुली सी थी। थोड़ी देर में वह उससे घुल मिल गई। भाभी, आज और कोई दिख नहीं रहा? थोड़ी देर बाद उसने नैना से पूछा। हाँ, वो कुमुद स्कूल से 2 बजे से आ जाएगा। बाबूजी दुकान पर हैं और देवर जी अखाड़े में हैं। हाँ, पर 12 बज गए, नील को आ जाना चाहिए था। हाँ, जाते हैं। आज पता नहीं कहाँ लेट कर दी। क्या पता वहीं से दोस्तों के साथ कहीं निकल गए हों। उनका कोई पता नहीं रहता। आपके साथ वो अकड़चंद एडजस्ट कर पा रहा है कि नहीं? बोलते हुए एक हाथ मुँह पर रखकर हंसती। प्रॉब्लम तो हो रही होगी उसको। हम बचपन से साथ खेलें पर अब मुझसे इतनी दूरी बनाकर रखता है जैसे मैं इंसान नहीं भूत हूँ। हाँ, प्रॉब्लम तो है पर क्या कर सकते हैं। ठीक है भाभी, फिर अभी मैं जाती हूँ, शाम को आऊँगी, तभी सबसे मिल लूँगी। वैसे अभी मैं यहीं हूँ तो आती रहूँगी। नैना से इजाज़त ले काया बाहर जाने को हुई कि इतने में नील बाहर से आता दिखा तो वापस मुड़ गई और आकर वापस बैठ गई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी जो नैना को समझ नहीं आया। क्या हुआ? भाभी, नील आ गया, अब तो उससे मिलकर ही जाऊँगी, देखना उसका रिएक्शन। नील अंदर आया। काया ने देखा तो उठ गई। नील की नज़र भी काया पर पड़ी तो उधर ही आ गया और थोड़ी दूर पर खड़ा हो गया। नील काया से 1-2 साल बड़ा बेशक हो, पर दोनों पड़ोसी हैं, साथ खेले बड़े हुए हैं, पर अब वो उससे भी दूरी बनाकर रखता है। कैसे हो नील? मैं ठीक हूँ, तू बता, कब आई शहर से? कल। कैसी चल रही तेरी पढ़ाई? अच्छी चल रही है, अभी एग्ज़ाम देकर आई हूँ। तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? बढ़िया। तूने चाय पानी कुछ लिया? हाँ। ठीक है, कहता वह किचन में गया और पानी लेकर पानी पिया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो काया ने टोक दिया। मैं तुमसे बात करने रुकी थी और तुम जा रहे हो? मुझसे क्या बात करेगी? इतना समय बाद मिल रहे हैं, कहती हुए उसके समीप ही खड़ी हो गई। मैं अभी अखाड़े से प्रैक्टिस करके आया हूँ तो थक गया हूँ, रेस्ट करूँगा, तो बैठ जा, कहता हुआ अंदर अपने कमरे में चला गया तो काया का मुँह लटक गया। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ। बैठ जाओ, खाना बना रही हूँ, खाना खा कर जाना।
नहीं, बस अब चलती हूँ। जिस अकड़चंद की वजह से रुकी थी वो तो मुझे देख ऐसे भागता है जैसे मैं चुड़ैल हूँ। जिसका साया उस पर पड़ गया तो उससे चिपट जाएगी। वह बड़बड़ाई तो नैना भी हंसती। ओके भाभी, समय मिलते हैं फिर आऊंगी। नैना उसे छोड़ने बाहर तक आ गई। काया मन ही मन नील को चाहती थी, पर नील उसके क्या, फिलहाल किसी के मन की भी कैसे सुन सकता है जब तक वह अखाड़े के नियमों से बंधा है। इसलिए वह काया से दूरी बनाता है और काया उसकी एक झलक पाने तरसती रहती है। मुश्किल ही थे, पर धीरे धीरे दिन बीतने लगे। नैना भी अब ससुराल में मन लगाने की कोशिश करने लगी। धीरज के जाने के बाद नैना और नील का खास बड़ा टकराव तो नहीं हुआ, पर जब तब वह अपनी झल्लाट कहीं न कहीं निकालता रहता। नील और जोनल ने बाबा के खिलाफ सबूत जुटाने की कोशिश की, पर खास सफलता नहीं मिल पाई। हफ्ते बाद नील भी दिल्ली चला गया। काया अब अक्सर ही उसके पास आ जाती, जिससे नैना का भी मन लग जाता। एक दिन काया आई तो बहुत परेशान सी थी। नैना ने वजह पूछी तो इस शर्त पर बताने तैयार हुई कि किसी को नहीं बताएगी। हाँ बोल। भाभी कैसे बताऊं, प्रॉमिस करो किसी को नहीं बताओगी। हाँ बोलो। वो विधि, मेरी सहेली विधि प्रेग्नेंट है। कौन विधि? नैना ने हैरानी से पूछा। भगवान दास अंकल है ना, उनकी बेटी। मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है। पिछले दिनों वो छुट्टियों में घर आई, उसके बाद वापस गई तो परेशान थी। मैंने वजह पूछी तो उसने बताई नहीं। पेपरों के बाद हम वापस आ गए। कल वह बहुत परेशान थी। मैं उससे मिलने गई तो फुट फुट कर रोने लगी। क्या ये सच? तू सच कह रही है? हाँ। किसका बच्चा है? मतलब कौन है जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से ये सब हुआ है? पता नहीं, उसने ये तो नहीं बताया, पर वह बहुत डरी हुई थी। क्या शहर में उसका कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं भाभी, वह तो बहुत ही शरीफ लड़की है। वहाँ उसका कोई फ्रेंड तो भी नहीं है, तो बॉयफ्रेंड कैसे होगा? और वो हर समय मेरे साथ ही रहती थी। अगर कोई है तो गांव में ही है। अब न जाने उसके साथ क्या होगा। वह बहुत डरी हुई है। डरने वाली बात तो हुई न काया, ये कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। शादी से पहले किसी लड़की का किसी लड़के के साथ प्रेम प्रसंग ही हमारे गांव में आज भी अपराध बन जाता है, तो शादी से पहले प्रेग्नेंट होना समाज की नज़रों में तो गलत है ही। खुद उस लड़की की मानसिक स्थिति का अंदाजा लगाओ, क्या हो रही होगी। विधि को चाहिए कि उस लड़के का नाम अपने माँ बाप के सामने बता दे, ताकि वह बात फैलने से पहले उनकी शादी की बात कर सके और मामला यहीं दब जाए। भाभी, वो नाम ही तो नहीं बता रही है। मैंने बहुत कोशिश की पूछने की, और यह भी समझा है कि जो इसका जिम्मेदार है उससे जल्द शादी कर ले। घर वाले तैयार नहीं तो भागकर शादी कर ले, पर उसने कहा ऐसा कोई है ही नहीं तो शादी कैसे करेगी। ऐसा क्यों कह रही है? कोई तो होगा ही। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उसके साथ जबरदस्ती की हो, इसलिए वो ऐसा कह रही हो। पता नहीं, वो तो वही जाने। ये तो वाकई बहुत गंभीर बात है। सच ही कहा है किसी ने। माँ बाप के कर्मों की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है। भगवान दास के कर्मों की सजा उसकी बेटी को मिल रही है। भगवान दास जैसा भी हो, पर मुझे विधि के लिए बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए और समझाना चाहिए कि उसे अपने माँ बाप को यह बात बता देनी चाहिए। वे कुछ न कुछ समाधान जरूर निकालेंगे। मैं उसको समझाऊंगी। वैसे तो बहुत समझदार है, पर अभी वह डरी हुई है। उसने ये बात भी कभी किसी को नहीं बताई। तो प्लीज़ आप भी इसका जिक्र किसी से मत करना, किसी से भी नहीं, यहाँ तक कि भैया से भी नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेस्ट फ्रेंड की बदनामी हो, जिससे वो कोई गलत कदम उठा ले। मैं किसी से इसका जिक्र नहीं करूंगी, तुम चिंता मत करो। नैना ने काया को आश्वस्त किया। थोड़ी देर काया उसके साथ बैठी रही, उसके बाद चली गई। नैना का मन भी उसकी बातें सुन बेचैन सा हो गया। हम और हमारा समाज कितना भी पढ़ा लिखा और आधुनिक होने का दम्भ भर ले, पर इन मामलों में सोच अभी भी वही पुरानी 19वीं सदी वाली है। खासकर ऐसे मामलों में दोषी कोई भी हो, सजा लड़की को ही भुगतनी पड़ती है। इसी गलती के कारण उसके सभी गुण दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। जब हम हर बात में पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण कर रहे हैं, तो ऐसे मामलों में न जाने क्यों उनकी तरह नहीं सोच पाते। ऐसी सोच का भी अनुकरण करना चाहिए कि इस चीज़ को सामान्य रूप से लें, अपराध की तरह नहीं। पर इन मामलों में सोचने का नजरिया हमारा अभी भी वही 19वीं सदी वाला ही हो जाता है, चाहे पढ़े लिखे हो या अनपढ़। शादी से पहले ऐसी गलती पाप कहलाई जाती है और होने वाली संतान नाजायज और दोषी हर हाल में लड़की ही मानी जाती है, जिस वजह से वह शारीरिक रूप से कष्ट सहती है, मानसिक रूप से इतनी कमजोर हो जाती है कि फिर उसे जिंदगी से बेहतर मौत लगने लगती है। काया और नैना की अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों हम उम्र थी, घर भी एक दूसरे से लगते, तो वह अक्सर ही वहाँ आ जाती। अगले दिन काया फिर आई और उसने बताया कि वह विधि से मिलने गई थी और वह उसे सच्चाई बताना चाहती है, ताकि आगे क्या करे उसकी सलाह ले सके। वह डरी हुई तो है, अपने घर पर सच्चाई नहीं बताना चाहती, इसलिए उसे मिलने के बहाने उनके घर आएगी। काया, जो भी बात होगी तुम मुझे सब बताएगी। नैना उससे बोली। हाँ भाभी, बल्कि मैं उसे कन्विंस करूंगी कि आपको भी बातचीत में शामिल होने दे। आप उसे मुझसे बेहतर तरीके से समझा सकती हो। हाँ ये ठीक है, तो मुझे भी बुला लेना। नैना ने उसे समझाया तो काया ने हामी भरी। अगले दिन दोपहर के समय विधि काया से मिलने आई तो काया उसे अपने घर की दूसरी मंजिल पर बने कमरे में ले आई। नैना को विधि को देखकर उत्सुकता हो रही थी, तो वह भी अपनी छत पर कपड़े सुखाने के बहाने आ गई। विधि अपने नाम की तरह सुंदर सलोनी थी। हल्का सांवला रूप, तीखे नैन नक्श, उसके चेहरे से उसकी चिंता साफ झलक रही थी। नैना को नीचे अभी कुछ खास काम नहीं था, तो छत में किसी और काम में लग गई। थोड़ी देर बाद काया की आवाज़ कान में पड़ी। भाभी। हाँ, नैना बोली। इधर आइए। क्या?
नैना दोनों घरों के बीच बनी दीवार के पास खड़ी होकर पूछती है, इधर ही आ जाइए, मैंने विधि से बात कर ली है, काया ने बुलाया। तो नैना अपनी छत से उसकी छत पर उतर गई। अंदर जाकर देखा तो विधि बैठी सुबक रही थी। क्या हुआ काया? नैना ने पूछा। भाभी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, शायद आपको कुछ समझ आए। विधि, भाभी को सब बता दो, ये भी मेरी तरह विश्वसनीय है। हाँ बोलो विधि, नैना बोली। बताओ विधि, भाभी किसी से इसका जिक्र नहीं करेंगी। विधि ने बताने की हामी भरी तो नैना भी उसके साथ बैठ गई। आपका तो पता ही है, इस गांव के सभी लोगों की तरह मेरे मम्मी पापा भी बाबा जी के भक्त हैं, पर कुछ साल पहले ऐसा कुछ नहीं था, ये बात सबको पता है। पहले वो उस मंदिर में बाहर बैठकर भिक्षाटन करके जीवन यापन करते थे, जिस मंदिर में साफ सफाई और देखभाल का काम मेरे पापा करते थे। बाबा जी अंधे थे, सारा दिन मंदिर के बाहर बैठते, रात में बाहर ही सो जाते। तरस खाकर मम्मी पापा उन्हें भी घर से कुछ रूखा सूखा खाना बनता उनको भी खाने को दे देते थे। फिर एक दिन अचानक बाबा जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। बाबा जी के साथ हमारे भी दिन फिर गए। धीरे धीरे बाबा जी की महिमा बढ़ी तो भक्तों का तांता भी बढ़ने लगा। उनके आशीर्वाद से मेरे पापा भी छोटे से झोपड़े से बाबा जी के साथ महल नुमा उस सदन में आ गए। भक्तों के चढ़ाए गए चढ़ावे को बाबूजी संभाल नहीं सकते थे, तो उसको मैनेज करने में मेरे पिता मैनेजर बन गए। सदन में उनकी एक निजी भवन है जिसमें मम्मी पापा ही जा सकते थे, हमें या किसी बाहरी को वहां जाने की इजाजत नहीं थी। बाबाजी एक समय का ही भोजन करते हैं, वो भी रात के समय, जो हमारे घर का बना होता है। उसके अलावा वे दिन भर में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए फलाहार ही खाते हैं। पिछले साल की बात है, किसी कारण मम्मी पापा को रिश्तेदारी में जाना पड़ गया। वे मुझे कहकर चले गए कि बाबा जी का भोजन बना देना, पर देने खुद मत जाना, किसी सेवक के हाथों भेज देना। खाना बन गया, पर उस समय कोई सेवक वहां नहीं था। मैं इंतजार करती रही, पर कोई भोजन लेने नहीं आया। बाबा जी के खाने का समय भी हो गया था, तो मैं खुद ही भोजन लेकर चली गई। जब मैं गई, बाबा जी अपनी शैया पर आराम कर रहे थे। बाबा जी प्रणाम। मैंने श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया तो वे उठकर बैठ गए। बाबा जी भोजन। बाबा जी ने आवाज़ सुनी तो चौंक गए। कौन है? उन्होंने मुझसे पूछा। जी मैं विधि। विधि? जी विधि, मुझे मार्ग दिखाने में मदद करो, उन्होंने कहा। तो मैंने उनका हाथ पकड़ा, उन्हें चौकी पर बिठाकर भोजन परोस दिया। वे भोजन कर रहे थे और मैं श्रद्धा से उन्हें भोजन करते देख रही थी। दूर से बाबा जी के दर्शन कई बार किए थे, आज साक्षात सामने थे। बाकी लोगों की तरह मैं भी उनसे प्रभावित थी। भोजन करने के बाद बाबा जी ने मुझे वहीं पर बैठने को कहा। वे ज्ञान की बातें कर रहे थे, साथ ही मेरे विषय में भी पूछ रहे थे। विधि, तुम्हारा भाग्य अत्यंत प्रखर है, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकता हूँ। बाबा जी की दिव्य वाणी से ये सुनना मेरे लिए काफी सुखद था। अच्छा बाबा जी? हाँ, जरा अपना हाथ बढ़ाओ, उन्होंने कहा। तो मैंने अपना हाथ बढ़ा दिया। वे धीरे धीरे मेरी कलाई मसलने लगे। मैंने छुड़ाने की कोशिश की तो थोड़ी देर बाद छोड़ दी। भाग्य तो अच्छा है, पर कुछ बाधा है। क्या बाबा जी? मैंने पूछा। तुम पर किसी भूत प्रेत का साया है जो तुम्हें परेशान कर सकता है। जाओ अंदर उस कलश को ले आओ जिसमें जल है। उस जल को पीने से सभी प्रकार के कष्ट और भूत प्रेत से मुक्ति मिलती है। बाबा जी के कहे शब्द मेरे ब्रह्म वाक्य से कम नहीं थे, तो उन्होंने जैसा कहा मैंने वैसे ही किया। मैं तो वह कलश उठाकर ले आई तो उन्होंने मुझे वो जल पीने को दिया। उसे पीने के बाद तो जैसे मुझ पर मधुशी सी छाने लगी, लगा मैं किसी अन्य संसार में हूँ। सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा था। अचानक वहाँ अंधेरा हो गया। फिर थोड़ी देर बाद मैं अपने जिस्म पर किसी के हाथ स्पर्श महसूस कर पा रही थी। कौन है ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पर तो सिर्फ बाबा जी थे, पर वे ऐसा नहीं कर सकते, तो कौन है? क्या ये मेरा भ्रम है, स्वप्न है या सच है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद मैं अपने होठों और शरीर अन्य नाजुक अंगों को सहलाते महसूस कर रही थी। मैं विरोध करना चाह रही थी, पर कर नहीं पा रही थी। कोई तो था जो मेरे शरीर पर कब्जा करना चाहता था। धीरे धीरे उसने मुझे अपने कब्जे में ले लिया और अब मैं उसे अपने अंदर महसूस कर पा रही थी। मैं विरोध करना चाहती थी, पर नहीं कर पा रही थी। जैसे एनेस्थीसिया के इंजेक्शन के बाद शरीर के अंग भारी व सुन्न लगने लगते हैं, वैसे मुझे लग रहे थे। पर हाथों का स्पर्श मुझे अपने ऊपर साफ महसूस हो रहा था। कौन है मुझे नहीं पता चल रहा था, पर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है ये जानकर भी मैं विरोध के बजाय उनका साथ दे रही थी। स्वप्न था, भ्रम या सत्य? मैं इसमें उलझ कर रह गई। कुछ देर बाद सब शांत हो गया और वही प्रक्रिया रात में 2-3 बार मुझे महसूस हुई। सुबह मेरी नींद खुली तो हैरानी हुई। मैं अपने कमरे में बिस्तर पर सोई हुई थी। मैं आश्चर्य में थी, मैं तो बाबा जी के कमरे में थी, यहाँ कैसे आई? कब आई? कौन लाया? मुझे कुछ याद नहीं था। उठना चाहा तो चक्कर सा आ गया। सर भारी हो रहा था, जिसमें ऐसे लग रहा था मानो किसी ने बहुत मारा है। अंगों में दर्द था। पेट के निचले हिस्से में भी अपना दर्द महसूस हो रहा था। मैंने गौर किया, गर्दन के नीचे दर्द महसूस हो रहा था। मैं उठकर शीशे के आगे खड़ी हुई तो मेरे जिस्म पर लाल नीले से निशान हो गए। मैं समझ गई कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। मैं मम्मी पापा का इंतजार करने लगी ताकि उन्हें इसके बारे में बता सकूं। तभी बाबा जी के सेवक आए और मुझे कहा कि बाबा जी बुला रहे हैं। ना चाहते हुए मुझे वहाँ जाना पड़ा। वहाँ जाकर उन्होंने मुझे कहा कि जो भी मेरे साथ हुआ वह उसका इलाज का हिस्सा है, जो उसकी बुरी शक्तियों का असर है, उसे दूर करने का।
इसलिए इसका जिक्र किसी से भी ना करें, क्योंकि ऐसे किया तो इलाज का असर नहीं होगा और नियम भंग होने से वे क्रोधित हो जाएंगे, जिससे उनका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, तो मैंने किसी से इसका जिक्र नहीं किया, पर दबे शब्दों में कई बार मम्मी पापा को बताना चाहा, पर सब कुछ बेकार रहा। बाबा जी तो अंधे हैं, पर मेरे माता पिता तो बाबा जी की भक्ति में अंधे बहरे गूंगे हो चुके हैं। अगर सच्चाई बता भी देती तो पहले तो विश्वास न करते, और करते भी तो बाबा जी को नाराज करने का जोखिम कभी न उठाते। इसलिए मैंने भी होंठ सिल दिए। उसके बाद कई बार सदन के काम की वजह से बाबा जी मम्मी पापा को बाहर भेज देते, न चाहते हुए भोजन देने मुझे जाना पड़ता। अगर मैं सेवक के हाथों भेजती तो बाबा जी नाराज हो जाते। जब भी जाती तब मेरे साथ वही होता। अब मैं समझ गई कि उस जल में कुछ मिला होता है, जिससे मेरा मन अपने पर काबू नहीं रखता और ना विरोध कर पाती। सुबह सारा जिस्म टूटा हुआ दर्द से बेहाल लगता। मैं इस सबसे परेशान हो गई तो मम्मी पापा से जिद कर शहर में एडमिशन ले लिया और शहर चली गई। शहर जाने के बाद मैंने चैन की सांस ली। मुझे इस सबसे छुटकारा मिला, पर 2 महीने पहले मैं छुट्टियों में घर आई। बाबा जी ने फिर से मम्मी पापा को बहाने से बाहर भेज दिया, पर मैं निश्चय कर चुकी थी कि भोजन देने नहीं जाऊंगी। मैंने सेवक के हाथों खाना भेज दिया, पर बाबा जी ने नहीं खाया, तो मजबूर हो मुझे ही खाना लेकर जाना पड़ा। पर मैं निश्चय कर चुकी थी कि अब मैं वैसा नहीं होने दूंगी। इसलिए वह जैसे ही उन्होंने वो जल मुझे पीने को दिया, मैंने पिया ही नहीं। मैं जानना चाहती थी कि मेरे साथ होता है, असल में होता है, या मेरा भ्रम है, और कौन करता है, बाबा जी स्वयं या कोई और। बाबा जी के सामने जाकर आप इच्छा हो ना हो वही करने मजबूर हो जाते हैं जो बाबा जी कहते हैं। भोजन के बाद उन्होंने मुझे कलश लाने को कहा, तो मैं वह कलश उठा लाई। बैठो कहती मैं बैठ गई। अब उन्होंने फिर से वह जल मुझे ग्रहण करने को दिया। मैंने हाथ सामने किए, पर जानबूझकर हाथों से इस तरह लिया कि वह कुछ मात्रा में जमीन पर गिर गया, और बाकी मैंने वो जल इस तरह हाथों में लिया कि जैसे मैंने हाथ मुंह तक ले गई, वह मेरे हाथों से बहता मेरे कुर्ते की बाजू से होता मेरे कपड़ों में समा गया। बाबा जी को ये लगा मैंने जल ग्रहण कर लिया। अगर उन्हें लगता कि मुझ पर जल का असर नहीं हुआ तो वे दोबारा जल पीने को देते, या फिर कोई और चाल चल सकते थे। इसलिए अब मैं मदहोश होने का नाटक करने लगी। जब बाबा जी आश्वस्त हो गए कि मुझ पर जल का असर हो गया है, तो उन्होंने मुझे दोनों हाथों से उठाकर अपनी शैया पर ले आए। उनके हाथ बढ़कर मेरे कपड़ों तक पहुंचे, और अब मैं डर गई। विरोध करना चाहा पर कर नहीं पाई। बाबा जी का डर मुझ पर इस कदर हावी हुआ कि मैं सिर्फ देखने के कुछ न कर पाई। और मैंने दिन में संत बने लोगों की श्रद्धा के पात्र बाबा जी की काली रात का काला और घिनौना रूप देखा, जो मैं बयान नहीं कर सकती। मुझे लग रहा था वो बाबा जी हैं ही नहीं, बाबा जी के भेष में छिपा कोई बहरूपिया था। कुछ देर में ही मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो अंधे हैं ही नहीं, क्योंकि मैंने खुद उन्हें अपने जिस्म से प्याज के छिलकों से अपने कपड़े नौचते देखा, और वे मेरे खुले जिस्म को उसी तरह ललचाई नजरों से ताड़ रहे थे जैसे कोई आंखों वाला व्यक्ति। मेरा जिस्म असहाय बाबा जी की शैया पर था, और मेरी इतने सालों की श्रद्धा विश्वास धराशायी हो जमीन पर मेरे कपड़ों की तरह बिखरी पड़ी थी, और बाबा जी की तरह उनका घिनौना रूप उनके घिनौने सच की तरह निर्वस्त्र हो मेरे सामने था। वो बाबा जी थे ही नहीं, हवस में अंधा एक जानवर था, जो जानवरों की तरह मुझे नोच रहा था, क्योंकि वह इंसान कहलाने का हक भी नहीं रखता। अन्य दिन जो मेरे साथ होता उसे मैं अपना स्वप्न अपना भ्रम समझती रही। उस दिन मेरे साथ हैवानियत हुई, और मैं सिर्फ देखती रही, सहती रही, क्योंकि मेरा विरोध उनके डर के आगे बोना हो गया। क्या कर लेती विरोध करके, समझ गई थी इज्जत तो पहले भी लुटा बैठी थी, अब शायद जान गंवा बैठती, क्योंकि बाबा जी के सदन में हर समय हथियारबंद लोग पहरा देते रहते। उस दिन अंजाम देखा एक मनुष्य को भगवान का दर्जा देने का। किस तरह वो मेरे नशे में होने का फायदा उठा रहे थे। उन्हें तो यही लग रहा था कि मैं नशे में हूँ, पर नहीं, मैं तो होश में थी, खुद को बस लुटते देख रही थी। रात भर उन्होंने 2-3 बार मुझे अपनी हवस का शिकार बनाया। सुबह होने से पहले उन्होंने मेरे कपड़े पहनाए, और अब उनके 2 सेवक आए और मुझे उठाकर मेरे कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लेटा दिया, ताकि मुझे यही लगे मैं रात भर से यहीं सोई हूँ। अब सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया था कि कैसे मैं अपने कमरे से वापस आ जाती थी। उस दिन से पहले तक थोड़ा बहुत मन में ये बात थी कि शायद वो सब बाबा जी नहीं कर सकते, पर अब मेरे जिस्म की तरह विश्वास भी लुटा पिटा दर से करा रहा था। मन में क्रोध इतना था कि बाबा के सदन को आग लगाकर बाबा को उसमें जिंदा जला दूं, पर रात की तरह अब भी सिर्फ बेबसी के ही आंसू बहा सकती थी। मेरे पिता न जाने कितनी लड़कियों और औरतों की इज्जत बाबा के हाथों लुटवा चुके थे, पर उस दिन वे देखते कि उनके कर्मों की सजा उनकी बेटी भुगत रही थी, तो शायद वो सब करने से पहले उनकी रूह भी कांपती, जो बाबा के पास कैद है। आखिर आस्तीन में सांप पालने का अंजाम तो उन्हें भी भोगना था। बाबा एक सांप है, सांप जिसने उसे पालने वाले सपेरे को ही डस डाला। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मम्मी पापा कुछ भी सुनने तैयार नहीं। मैंने उन्हें बताना चाहा, पर उन्होंने मेरी बात को अनसुना कर दिया। मैं उन्हें बताना चाहती थी कि बाबा बाबा नहीं, बाबा के भेष में छिपा कोई शैतान है, क्योंकि त्रिलोकीनाथ बाबा जी तो अंधे थे। हम सब अच्छे से जानते थे कि वह देख सकता है, और ये कोई महात्मा नहीं, साधु के भेष में कोई पाखंडी है। पर उन्होंने मेरी बात को नादानी कहकर टाल दिया। क्या कह रही हो विधि? हाँ भाभी, वो त्रिलोकीनाथ बाबा है ही नहीं, वरना हमारे त्रिलोकीनाथ बाबा जी ऐसे नहीं थे। हम तो उन्हें तब से जानते थे जब वो मंदिर के सामने बैठते थे।
तब उनके पास दिव्य शक्ति नहीं थी। वो भी हमें स्नेह करते थे और हम भी, पर यह हवस में अंधा व्यक्ति त्रिलोकीनाथ बाबा नहीं हो सकते। मैंने कोशिश की सच्चाई जानने की, पर कामयाब नहीं हो पाई। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे माता पिता ही मेरे साथ नहीं, कहती वह फुट फुट कर रोने लगी। जब से मुझे उनकी असलियत पता चली मैं बहुत परेशान थी। छुट्टियां खत्म हुई तो शहर वापस चली गई। अब मैं वापस भी नहीं आना चाहती थी, पर एग्जाम हो गए तो आना पड़ा। कुछ दिन में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं शहर के डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं बहुत घबरा गई थी, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आया। मैंने डॉक्टर को बताया कि मेरा रेप हुआ है, बच्चा अबॉर्ट करवा दो, पर उन्होंने कहा कि यह इलीगल है और यह पुलिस केस है। पहले रेप की रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी, उसके बाद माता पिता को साथ में लाना पड़ेगा, तब तक अबॉर्शन नहीं हो सकता। अब क्या करूं? अगर मैंने घर पर बताया तो मेरा विश्वास नहीं करेंगे, और कर भी लिया तो मुझे नहीं लगता इनमें इतना साहस है कि बाबा जी के खिलाफ कुछ बोलेंगे। उल्टा मुझे दोषी साबित कर देंगे। अभी मैंने किसी को नहीं बताया, पर बताना तो पड़ेगा, और उसके बाद मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता। मन बहुत भारी हो रहा था। लग रहा था अगर मैं किसी के सामने दिल हल्का नहीं करूंगी तो घुटकर मर जाऊंगी। इसलिए मैंने काया को सच बताने का फैसला किया। शायद मुझे इसे पहले बता देना चाहिए था, पर अब तो किसी से भी नहीं छिपेगा। काया और नैना ने सच सुना तो कुछ देर के लिए वे दोनों भी शून्य हो गई। विधि जिस दर्द से गुजर रही थी वो सचमुच बहुत बड़ा है। नैना उसके कंधे पर हाथ रखती है। तुम असल बात अपनी मम्मी पापा को बता दो, अपनी बेटी का साथ जरूर देंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता वो मेरा साथ देंगे। एक बार उन्हें सब कुछ बता दो, इतनी बड़ी बात हो गई है, कुछ न कुछ समाधान जरूर निकालेंगे। बाबा ने मेरे साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश की थी, पर मैं बच गई क्योंकि मेरा परिवार मेरे साथ था। पर तुम्हारा परिवार खुद ही बाबा की गिरफ्त में है। वैसे तुम चाहो तो हमारे साथ पुलिस के पास भी चल सकती हो, क्योंकि उन पर पहले ही केस चल रहा है। तुम भी कंप्लेन कर दो और गवाह बन जाओ, तो उनको सजा से कोई नहीं बचा सकता। नहीं नहीं, अभी ऐसा कुछ मत करना। आपने वादा किया है कि किसी को कुछ नहीं बताओगी। विधि ने इनकार किया। पर विधि, ऐसे तो बाबा जी का काला चिट्टा कभी खुलेगा ही नहीं, और न जाने कितनी लड़कियां इसकी शिकार होती रहेंगी। अभी कुछ नहीं करना। मैं एक बार मम्मी पापा से बात करती हूँ वो क्या कहते हैं। अगर इस बार भी उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया तो उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। ठीक है, जैसे तुम्हें उचित लगे, नैना बोली। थोड़ी देर बाद विधि वहां से चली गई। उसका मन बहुत भारी हो रखा था, जिसे हल्का करने पर काया के पास आई थी। माता पिता जब अपने बच्चों की बातों को सुनना बंद कर दें, उन्हें इग्नोर करने लगते हैं, तो बच्चे खुद को परिवार से कटा महसूस करने लगते हैं, और फिर अपनों से अधिक बाहर वाले उन्हें अपने हमदर्द लगने लगते हैं। भगवान दास बाबा के मुंह जाल में इस तरह फंसा था कि अपनी बेटी की बातों पर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था। पर जब उसे पता चलेगा कि विधि प्रेग्नेंट है तो वे चाहकर भी इस बात को छिपा नहीं पाएंगे। फिर उनका अगला कदम क्या होगा? नैना सोच में थी कि क्या करे, क्या वह धीरज जी से बात करे या नहीं। बाबा के पाप का घड़ा भर चुका, इसलिए ही शायद विधि के रूप में एक हथियार बाबा के खिलाफ मिल गया। बाबा किसी तरह अगर विधि को अपनी तरफ करने में कामयाब हो गई तो बाबा का भंडा फूटने में समय नहीं लगेगा, पर इसके लिए विधि को अपनी तरफ करना होगा। अगले दिन काया बेहद घबराई हुई नैना के पास आई। वह सीधा अंदर आ गई। उसके चेहरे पर घबराहट देख नैना भी घबरा गई। क्या हुआ काया? उसने पूछा। भाभी, समझ नहीं आ रहा, क्या बताऊं। कल शाम को जब विधि यहाँ से गई तो कहकर गई थी कि वो सच्चाई अपने घर वालों को बताएगी। मैंने उसे सुबह कॉल किया कि क्या उसने बता दिया, पर उसने कहा कि वो अभी नहीं बता पाई है। मैंने उसे हिम्मत बनाई और कहा कि इस मामले ज़्यादा देर मत कर, कहीं ज़्यादा देर होगी तो अबॉर्शन में भी दिक्कत आएगी। इसलिए जितनी जल्दी वो अपने मम्मी पापा से बात करे, और वह राजी भी हो गई थी। पर मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, तो मैं भी खुद को रोक नहीं पाई और उसके घर चली गई। कहकर काया थोड़ी देर चुप हो गई। रह रहकर घबराहट और टेंशन उसके दिलो दिमाग पर सवार हो रही थी। तो नैना उसके लिए पानी ले आई। लो पानी पियो, फिर आराम से बताओ। काया ने पानी का गिलास लिया और एक ही सांस में पी गई। अब बताओ क्या हुआ उसके बाद? मैं उसके घर गई। दरवाजा खुला होने के कारण सीधा अंदर चली गई। मैं अक्सर वहां जाती रहती थी, तो सीधा विधि के कमरे की तरफ चली गई। अंदर देखा तो वहां कोई नहीं था। अंकल आंटी भी नहीं थे। मुझे हैरानी हुई कि विधि ने थोड़ी देर पहले मुझसे बात की थी, अब कहाँ चली गई। उसका फोन और घड़ी कमरे में ही पड़े थे, पर कमरे में कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था। बेडशीट बिखरी हुई थी, कमरे का सामान भी बिखरा हुआ था। मैंने थोड़ी देर उसके आने का इंतजार किया। जब वो नहीं आई तो वापस आने लगी। बाहर आई, देखा अंकल आंटी हॉल की तरफ बने स्टोर से निकल रहे थे। मुझे देख दोनों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। तुम कब आई? मुझे देख आंटी ने ऐसे हैरानी जताई जैसे मैंने उन्हें चोरी करते पकड़ लिया। आंटी, विधि ने मुझे मिलने बुलाया था, उसको बुला दीजिए, पता नहीं कहाँ चलेगी। मैंने उनसे कहा। कब बुलाया विधि ने? आंटी ने मुझसे पूछा। सुबह के समय मेरी उससे बात हुई थी। सुबह? हाँ। कहाँ है विधि? मेरे इस सवाल पर आंटी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। साफ लग रहा था वह इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती, तो अंकल की तरफ देखने लगी। वो तो अपने मामा के घर ब्याह में शामिल होने गई है। वो आज चली गई, कल परसों हम चले जाएंगे, अंकल ने हड़बड़ाहट में कहा। पर विधि ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने पूछा। भूल गई होगी, ऐसे कैसे जा सकती है? उसका फ़ोन और घड़ी भी यहीं पड़े हैं। भूल गई होगी, हम ले जाएंगे, अंकल ही जवाब दे रहे थे। भाभी, मैंने उनके जवाब से संतुष्ट थी, और ना वहाँ के हालात देखकर मैंने उन्हें बहुत पूछना चाहा, पर उन्होंने मुझे टाल दिया। इस हालत में विधि मामा के घर क्यों जाएगी, और वह सच्चाई अपने मम्मी पापा को भी बताने वाली थी।
हाँ, गड़बड़ ही लग रही है। नैना ने शक जताया, कहीं उन्होंने विधि के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया? पता नहीं भाभी, अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत खतरनाक बात है। ना जाने विधि के साथ क्या किया, कहती और फुट फुट कर रोने लगी। वो लोग बाबा का पाप छुपाने कुछ भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बाबा ने उन्हें मजबूर कर दिया हो। बोलते हुए नैना की आवाज़ भी कांपने लगी। कहीं उन लोगों ने विधि के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया? इस आशंका से उसे भी भयभीत कर दिया था। भाभी, अब हमें क्या करना चाहिए? वो सुबकते हुए बोली। तेरे भैया से अब यह बात बतानी जरूरी हो गई है। भैया क्या करेंगे? और नील भी यहाँ नहीं है। वही बात तेरे भैया से करनी पड़ेगी। यह नॉर्मल बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मैं अब तक विधि की वजह से चुप थी, पर अगर उन लोगों ने विधि को गायब कर दिया तो बाबा के खिलाफ जो सबूत है वो भी उसके साथ ही चला जाएगा, और बाबा ऐसे आज़ाद घूमता रहेगा। उसको उसके किए की सजा तो दिलवानी ही है। साथ ही विधि कहाँ है, कैसी है, वो भी पता करना पड़ेगा। मुझे डर है कहीं विधि को। नहीं नहीं भाभी, ऐसे मत बोलो। विधि को कुछ नहीं होना चाहिए। उसके साथ इतना बुरा नहीं हो सकता। उसके साथ इतना बड़ा अन्याय करने वालों को सजा मिलेगी, कानून से, भगवान से। पर उस बेचारी का क्या कसूर? उसको किस गुनाह की सजा मिली जो उसकी जिंदगी इस तरह बर्बाद हो गई? कहती वह फफक पड़ी तो नैना उसे बाहरी मन से ढांढस बंधा तो रही थी, पर डरा हुआ तो उसका मन भी था। विधि काया की बेस्ट फ्रेंड है तो उसे दुख ना हो, वह उसे हिम्मत तो बंधा रही थी, पर मन में शंका बलवती हो रही थी कि विधि का सच पता चलने पर उसके घर वालों ने जरूर उसके साथ कुछ गलत कर दिया है। नैना और विधि की शंका सही भी साबित हुई। सुबह सुबह खबर मिली कि भगवान दास की बेटी को बगीचे में घूमते समय सांप ने डस लिया और सांप के जहर से मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। कुमुद ने खबर नैना को सुनाई तो जैसे नैना को झटका लगा, वह धम्म से जमीन पर बैठ गई। आखिर उनका डर सच साबित हो गया। उन लोगों ने अपना पाप छिपाने एक मासूम की बलि ले ली। नैना को तो यकीन नहीं हो रहा था कि एक दिन पहले जिस विधि से उसने बात की वह दुनिया में नहीं रही। काफी देर वह यूं ही सन्नसी बैठी रही। फिर काया का ध्यान आया तो उसकी वह बेस्ट फ्रेंड है, उसको पता चलेगा तो ना जाने उसकी क्या हालत हो रही होगी। कैसे वह सदमे को बर्दाश्त करेगी? पर पता तो चल ही गया होगा। वो अभी तक यहाँ आई क्यों नहीं? बहुत दुखी होगी शायद, इसलिए उसे ही उसके घर जाना चाहिए। सोचकर वो दौड़ती उसके घर गई तो देखा काया के रो रो कर आंखें सूज गई थी। उसके आंसू बंद नहीं हो रहे थे। नैना को देखा तो उसके गले लगकर दहाड़े मारकर रोने लगी। भाभी, विधि मेरी सहेली, वो बहुत अच्छी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अब उसे कभी नहीं देख पाऊंगी। काया को सब्र ही नहीं आ रहा था। दिल मजबूत कर ऐसे हिम्मत नहीं आती। मुझे कल ही शक हो गया था। बाबा का पाप छिपाने आखिर मार ही दिया उन्होंने विधि को, सांप का बहाना लगाकर। नैना के भी आंसू बंद नहीं हो रहे थे। भाभी, मैं तो उसके आखिरी बार भी नहीं देख पाई। मेरे जाने तक उन्होंने उसका संस्कार भी कर दिया। क्या? नैना सुनकर चौंक गई। हाँ, सुनकर नैना स्तब्ध हो गई। विधि को सांप ने डस लिया कहकर न जाने उसको खुद ही जहर देकर मार दिया हो। पुलिस केस न बनी इसलिए जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। नैना ने सुना तो अवाक थी। भगवान दास और बाबा एक मासूम लड़की को मारकर अपने कृत्य से बच नहीं सकते। वह उन्हें सजा दिलवा कर रहेगी। मन में अत्यधिक रोष उत्पन्न हो रहा था। धीरज जी को फोन किया और उसे सारी बात बता दी। तो उसने नैना को जोनल के पास जाने की बात कही। नैना बाबूजी के साथ जोनल के पास गई तो उसे सब बात विस्तार से बता दी। जोनल को भी सब बात समझ आ गई थी तो तुरंत ही पुलिस लेकर भगवान दास के घर पहुंचा। पर उसे देख लगा वह तो इस सबके लिए पहले ही तैयार था। उसने सच्चे झूठे 10 गवाह खड़े कर दिए कि विधि की मृत्यु सांप के काटने से हुई है। एक को तो प्रत्यक्षदर्शी भी बन गया कि उसने खुद विधि को बगीचे में जाते देखा और सांप भी देखा। पुलिस भी मामूली पूछताछ के बाद बैरंग लौट आई। जोनल भी सिर्फ मुंह देखता रह गया क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। अब हम कुछ नहीं कर सकते। बाबा और भगवान दास को क्या कभी उनके गुनाहों की सजा नहीं मिलेगी? नैना ने पूछा तो जोनल बाबू ने गहरी सांस ली। शायद तुमने देर कर दी। कल ही धीरज या मुझे सच्चाई बता देना चाहिए था तो शायद विधि जिंदा होती और बाबा जेल में। पर अब सबूत विधि के साथ ही चला गया। जोनल भी इस सब से निराश था तो सुर धीमा और निराशा वाला था। अब आगे क्या करें? वैसे तो फिलहाल ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, पर अगर काया गवाही दे तो शायद कोई बात बने। पर बाबा का खौफ इतना है कि मुझे नहीं लगता वो गवाह बनेगी। जोनल ने काया को गवाह बनाने पर संदेह जताया। मैं उसे तैयार करूंगी गवाह बनने। ऐसा कर सकती है तो कोशिश करो, उसके बाद सोचेंगे कि आगे क्या करना है। जोनल ने नैना को काया को गवाह बनाने को कहा क्योंकि वह विधि की सहेली थी, उसके साथ रहती थी तो उसका बयान मायने रखता है। काया से बात करने नैना उसके घर आई, पर वह यह कहकर मुकर गई कि विधि तो वापस नहीं आएगी, तो अब वह यह सब करके क्या फ़ायदा। उसके बदले व्यवहार से नैना हैरान रह गई। क्या तू नहीं चाहती कि विधि के गुनहगार को सजा मिले? जब मैं इतनी दुखी हूँ उसके लिए तेरी तो वो बचपन की सहेली है। जो भी उसके गुनहगार हैं वे खुले घूम रहे हैं। उन्होंने एक हंसती खेलती जिंदगी ली ली, उसकी सजा तो उन्हें दिलानी पड़ेगी। चाहती हूँ भाभी, पर उससे क्या होगा? विधि वापस तो नहीं आ जाएगी? ये तो कैसे बातें कर रही है? नैना ने उसे झकझोरा तो वह रोने लगी। उसका रोना सुन उसकी माँ कमरे में आ गई। नैना बहू, जाओ अपने घर जाओ। काया पहले ही बहुत दुखी है, अब इस बारे में इससे बात करने की जरूरत नहीं है। इसे कुछ नहीं पता और आइंदा इस मामले में बात करने भी हमारे घर मत आना। मैं नहीं चाहती कि जैसे विधि को बाबा जी पर झूठा इल्जाम लगाने की सजा मिली, काया को भी मिले। नैना ने सुना तो हैरान रह गई। चाची जी, झूठा इल्जाम नहीं है, यही सच है। सच ये है कि बाबा जी पर सारे गांव के साथ हमारी भी आस्था, श्रद्धा और विश्वास है। उन पर कोई भी इल्जाम हम बर्दाश्त नहीं। रही बात विधि की, न जाने कहाँ मुंह काला करवा कर आई होगी और बचने के लिए इल्जाम बाबा जी पर लगा रही थी, तभी उसको उसके कर्मों की सजा मिली।
उनकी बातें सुनकर नैना हतप्रभ रह गई, कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई क्योंकि इन लोगों को समझाना व्यर्थ है। ना काया कुछ बोलने को तैयार थी, ना उसकी माँ। तो वह वहाँ से वापस आ गई और बाबूजी को सब कुछ बता दिया तो उन्होंने सच्चाई बताई। यहाँ बाबा का इतना खौफ है कि कोई भी जुबान नहीं खोलेगा। क्या पता उन लोगों को धमकाकर चुप करा दिया गया हो, इसलिए उनसे ये उम्मीद मत रखो कि वे मुंह खोलेंगे। काया को तो उसके घर वालों ने डरा धमकाकर चुप कर दिया, पर नैना को चैन नहीं था। बार बार विधि का चेहरा आंखों के सामने घूमने लगता। जब तक बाबा ऐसे खुलेआम घूमता रहेगा, उसका मन उसे कचोटता रहेगा। शायद उसे विधि की बात नहीं माननी चाहिए थी। उसी दिन पुलिस के पास चली जाती तो शायद विधि जिंदा होती। जब मन ज्यादा शांत हुआ तो आखिर एक दिन वह जोनल ऑफिस पहुंच गई, क्योंकि एक वही है इस गांव में जिन्हें बाबा की असलियत भी पता है और वही उसे मदद भी कर सकते हैं। उनके ऑफिस में आई तो देखा उनके साथ एक 2-3 साल का बच्चा था। नमस्ते सर, नैना ने उन्हें प्रणाम किया। आओ नैना, वे बोले और उन्होंने एक आदमी को आवाज दी। वह बच्चे को बाहर ले गया। किसका बच्चा है ये? नैना ने पूछा। जी मेरा ही है। आप शादीशुदा हैं? पर आपकी पत्नी तो मैंने देखी नहीं कभी, नैना ने हैरानी से पूछा। जी शादीशुदा हूँ, पर पत्नी अभी इस दुनिया में नहीं है। ओह सॉरी, नैना ने सुना तो अफसोस जताया। फिर बच्चे को कौन संभालता है? यह माँ पापा के पास शहर में रहता है, आजकल यहाँ आया हुआ है, उन्होंने बताया। कैसे हुआ ये सब? डिलीवरी के समय कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि यहाँ क्यों आई हो? उन्होंने नैना के आने का कारण पूछा। सर मन बहुत बेचैन है, सोच रही हूँ ऐसा क्या करूँ कि विधि के गुनहगारों को सजा मिल सके। फिलहाल तो हम देखने के और कुछ नहीं कर सकते, बल्कि तुम भी कुछ दिन शांत रहो। हो सकता है भगवान दास और बाबा की नज़रों में तुम भी चढ़ जाओ। अभी ना धीरज यहाँ है ना नील, तो और अधिक खतरे की बात है। मैंने नील से बात की थी, उसका 1-2 दिन बाद कैंप खत्म होने वाला है, वो यहाँ आ जाएगा। वो आ जाए फिर कुछ सोचते हैं। तुम भी तब तक घर पर ही रहा करो, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। अपनी बेटी को मारते जिनके हाथ नहीं कांपे, किसी और के विषय में कैसे कुछ सोच सकते हैं। जोनल ने भी नैना को फिलहाल चुप रहने की हिदायत दी, क्योंकि बिना सबूतों के वो बाबा के खिलाफ नहीं लड़ सकते। भगवान दास की नज़रों में नैना पहले ही चढ़ी हुई थी। अब उसे डर था कि कहीं नैना काया को गवाह के रूप में ना तैयार कर ले। वैसे तो उन्होंने उसके माँ बाप को बाबा का डर दिखाकर चुप करा रखा है, पर कितने दिन, इसलिए उन पर दबाव बनाकर उन्होंने काया को वापस शहर भेज दिया। अब नैना फिर से अकेली हो गई। कुछ दिन बाद नील भी कैंपस से वापस आ गया। उसके आने से धीरे धीरे जिंदगी फिर से पहले जैसी पटरी पर आ गई, क्योंकि उसके रहते उसका काम बढ़ जाता है और उसका डर इतना छाया रहता है कि वह एक पैर पर खड़ी रहती है, फिर वह किसी बात पर नाराज ना हो जाए। नैना फिर से घर गृहस्थी में व्यस्त हो विधि को बुलाने की कोशिश करने लगी। एक दिन वह धीरज से फोन पर बात कर रही तो धीरज ने उससे पूछा, तुम बता रही थी कि विधि ने शहर में ही अपना चेकअप करवाया था। हाँ, पर क्यों पूछ रहे हैं? अगर विधि की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट हाथ लग जाए तो कुछ बात बन सकती है, पर यह कैसे संभव है? देखता हूँ कोशिश करके। उस दिन बात करने के बाद धीरज ने सभी हॉस्पिटल में जाकर पता करने की कोशिश की कि विधि ने कहाँ अपना चेकअप करवाया था, और एक दिन उसने खबर दी, मैं अगले हफ्ते छुट्टी पर आ रहा हूँ, साथ ही बाबा के खिलाफ सॉलिड सबूत लेकर। नैना ने सुना तो इस दोहरी खुशी से वह फूली नहीं समा रही थी। धीरज पूरे 2 महीने बाद वापस आ रहा था। क्या नैना का व्यथित और व्याकुल मन विधि को इंसाफ दिलाने की जिद छोड़ेगा? बाबा का साम्राज्य जितना दिख रहा है, उसका प्रभाव मानसिक रूप से लोगों को ज्यादा बंदी बना चुका है। उसके खिलाफ आवाज उठाने वाली हर आवाज को बाबा और उसके समर्थक कुचल देते हैं। क्या होगा अब आगे? नैना को अंदाजा भी नहीं है कि उसके कदम अनायास ही आग की लपटों की तरफ बढ़ चले हैं। क्या सबूत हाथ लगा है धीरज के बाबा के खिलाफ? जानने के लिए सुनते रहिए नैना, एक चादर मैली सी, ओनली ऑन रिश्तों की कहानियाँ पर। जाने से पहले कहानी को छोटा सा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। आने वाली सभी कहानियाँ और उनके एपिसोड आपसे मिस ना हो, और कहानी में रुचि रखने वाले अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी जरूर कर लें, ताकि वो भी कहानियों का आनंद ले सकें। कमेंट करके अपनी फीलिंग शेयर करते रहिए कि आपको कहानी कैसी लग रही है। आपके सभी सवाल और कमेंट्स का रिप्लाई देने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। स्टोरी अच्छी या बुरी जैसी भी लगे कमेंट जरूर किया कीजिए, इससे बड़ा प्रोत्साहन और कुछ भी नहीं होता। तो फिर मिलते हैं कल कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।